नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके जीएस फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के भारत और समकालीन विश्व टू पुस्तक है उसके चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जो हम बताएंगे तो इसके बारे में बता देती हूँ। पहले क्या पढ़ेंगे तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी राष्ट्र है उसको किस रूप में दर्शाया गया, और साथ ही पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। और पीछे जो इस चैप्टर पर वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद यूरोप में किस प्रकार से आता है और वहाँ पर किस प्रकार से क्रांति होती है, और उदारवादी जो लोग हैं राष्ट्रवाद के अपने विचार को किस प्रकार प्रकट करते हैं। उसके बाद हमने जर्मनी और इटली के एकीकरण को देखा, तो इस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था के बारे में देखा और वहाँ पर किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है वहाँ के एकीकरण में, यानी जर्मनी इटली के वहाँ पर एकीकरण होता है उसमें उनका योगदान किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो राष्ट्र की दृश्य कल्पना पढ़ेंगे तो उससे पहले जैसे देखें कि भारत है उसमें भारत माता के रूप में हम किसे दर्शाते हैं, एक महिला के रूप में दर्शाया जाता है। तो उसी प्रकार वहाँ पर कहाँ इटली जर्मनी जो राष्ट्र है वहाँ पर भी है वो किसी व्यक्ति या नारी के रूप में राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, यानी मूर्ति के रूप में दर्शाया जाता है। अमूर्त वस्तु है उसको मूर्त रूप में दर्शाया जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान होता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में कोई शासक है, कोई राजा शासन कर रहा है तो हम उसे एक चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दे सकते हैं, यानी एक देश है उसको चेहरा कैसे दे सकते हैं, इसमें यहाँ पर कलाकारों हैं उनके मानवीकरण यानी राष्ट्र का मानवीकरण जो किया है उसके प्रश्न को हल किया गया है। दूसरे शब्दों में देखें तो उन्होंने एक देश को कुछ यूं ही चित्रित किया है जैसे कोई व्यक्ति हो, यानी एक राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाया है। उसमें राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था और राष्ट्र का व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिसे नारी रूप चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। जैसे यहाँ पर देखें तो ये है 1850 है वहाँ का डाक टिकट है, ये 1850 का डाक टिकट है जिसमें मारियन नाम की एक महिला है उसकी तस्वीर बनाएगी। ये मारियन महिला है जो फ्रांसीसी जो गणराज्य है उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कि महिला के रूप में वहाँ पर किसी भी रूप उसके रूप को दर्शाया जाता है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे जो विचार है उनको व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई उस दौरान हमने देखा कि कलाकार हैं उन्होंने स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए और अपने न्याय के लिए और गणतंत्र यानी जनतंत्र शासन के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी रूप का प्रयोग किया था और इन आदर्शों की विशेष वस्तुओं प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे देखें तो यहाँ पर स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक यानी आज़ादी मिल जाना। और इंसाफ को आमतौर पर ऐसी महिला के प्रतीकात्मक के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई तराजू लिए हुए है। इस प्रकार की प्रतिमा है वो दर्शाएगी। इस प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। कब किया था? 19वीं सदी में। और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई एक नाम है मारियन उस पर दिया गया और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। मारियन है उसके द्वारा किसे रेखांकित किया गया? जन राष्ट्र यानी लोगों का जहाँ पर शासन होगा उसे मारियन महिला के नाम से दर्शाया गया। उसके चिन्ह भी है वो स्वतंत्रता के, गणतंत्र के प्रतीक के रूप में लिए गए। जैसे उसके लाल टोपी है, तिरंगा है और साथ में कलंगी है वो। और मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक है वहाँ पर लगाई गई। जैसे यहाँ पर ये तस्वीर देखें तो ये जो तस्वीर है ये कहाँ की है? जर्मनी की। और जर्मन है वहाँ पर जो किस प्रकार का शासन है उसे जर्मेनिया के रूप में तस्वीर है ये एक महिला की उसके रूप में दर्शाया गया है। ये जो महिला है इसके रूप में दर्शाया गया। जैसे भारत में हम भारत माता की तस्वीर के रूप में दर्शाते हैं लेकिन वो है नहीं, अमूर्त है लेकिन मूर्त रूप में दर्शाया जाता है। उसी प्रकार जो जर्मन है वहाँ पर जर्मेनिया के रूप में इस महिला को दर्शाया गया है और उसके ये सब प्रतीक है, ये तिरंगा वगैरह साथ में है, ठीक है। और यहाँ पर जो रूपक है वो रूपक क्या होता है कि जब किसी अमूर्त विचार यानी कि हम जिसका कोई मूर्त नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं होता, जैसे लालच होता है, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, ये क्या होती है? अमूर्त विचार होते हैं हमारे। और उसको किसी व्यक्ति या किसी चीज़ है उसके जरिए हम इंगित करते हैं तो वह क्या होता है? रूपक होता है, ठीक है।
और यहाँ पर देखो प्रतीक के अर्थ के रूप में, यानी यहाँ पर कुछ प्रतीक बनाए गए जो प्राचीन काल में वहाँ पर है वो प्रतीक के रूप में लेकर आए। जैसे टूटी हुई जो बेड़ियाँ हैं वो किसका महत्व बताती है, वो आज़ादी मिलने का महत्व बताती है। उसके बाद बाज छाप कवच जो ऊपर हमने देखा, बाज का छपा हुआ एक कवच के रूप में है, वो क्या जर्मन साम्राज्य का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक है। और उसके बाद बलूत पत्तियाँ, उनका मुकुट बनाया गया है, उस महिला को बलूत पत्तियों का मुकुट बनाया गया, वो बहादुरी का प्रतीक है। और तलवार जो ले रखी हाथ में वो क्या है, मुकाबले की यानी इस प्रकार यहाँ पर है वो तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, वो शांति की है। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में दर्शाए गए हैं ये सब। ये कौन है, जर्मेनिया, जो जर्मनी की है वो यहाँ पर क्या दर्शाया गया, इसका क्या कर रही है, जर्मेनिया है वो राइन नदी है उस पर पहरा दे रही है। क्या कर रही है, राइन नदी पर पहरा देती हुई, और राइन नदी है उसकी रक्षा कर रही है और साथ में जर्मन तलवार लिए हुए, यानी इनका सभी का अलग अलग नाम रखा गया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में, यानी यूरोप है वहाँ पर राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की भावना कैसे थी। तो 19वीं जो सदी थी उसके अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अर्थात कि 19वीं सदी से पहले, यानी 19वीं सदी के प्रथम में देखें जिस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था थी, राष्ट्रवादी के लोगों में भावना थी, उस प्रकार की भावना उसके अंतिम चरणों में नहीं होती है। उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव उसमें नहीं रहता है जैसा प्रथम भाग में था। और अब राष्ट्रवाद है वो सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन जाता है, और इसी बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनादर होते चले जाते हैं। यानी जो एक राष्ट्र है वो अपने दूसरे राष्ट्र के प्रति है वो जिस प्रकार के पहले भावना थी राष्ट्रवाद को लेकर, वो भावना नहीं रहती है। यानी एक दूसरे को हड़पने की कोशिश करते हैं, यानी पास में जो क्षेत्र है उनको क्या करते हैं, आपस में अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवाद उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। यानी कि साम्राज्यवाद क्या होगा, अपने क्षेत्र को फैला रहे थे धीरे धीरे। जैसे इटली जर्मनी है वो अपने आसपास के जो एरिया थे वहाँ को अपनी ओर मिला रहे थे, किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती या फिर उन्हें बहला फुसला कर या किसी भी तरीके से वहाँ आसपास के एरिया को अपने में शामिल कर रहे थे। तो वो क्या हो गया, साम्राज्यवाद हो गया। 1871 है उसके बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यानी 1871 के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी तनाव देखने को मिला, तो कहाँ मिला, बाल्कन क्षेत्र में। और बाल्कन क्षेत्र में भी देखें तो वहाँ पर भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, यानी जाति की दृष्टि और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यानी बहुत भिन्नता थी, इसलिए यह तनाव का कारण बना। यानी आपस में राष्ट्रवादी की भावना बहुत कम देखने को मिली क्योंकि भौगोलिक जातीय भिन्नता थी। और इसमें देखें तो बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और अर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये शामिल देश हैं। यानी बाल्कन क्षेत्रों में यदि क्वेश्चन आ जाए कि बाल्कन क्षेत्रों में कौन कौन से देश शामिल थे तो ये देश से बाल्कन में शामिल थे। और क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। वहाँ के जो निवासी थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था, स्लाव नाम से। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी इसका बाल्कन क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर था, उसमें ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद है उसके विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन के जो स्थिति आती है उसमें काफ़ी विस्फोट हो जाती है। यानी उस समय ओटोमन साम्राज्य है उसका विघटन हो जाता है। और इसी कारण क्या करते हैं, सभी देश है वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी राष्ट्रवाद की भावना होती है उसमें, यानी वो कम हो जाती है, साम्राज्यवाद की भावना ज़्यादा बनने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए क्या कर दिया, मजबूत बनाना चाहा, किंतु उसमें इसे बहुत कम सफलता मिलती है। यानी अलग अलग राष्ट्र अपने अपने अलग विचार रख रहे थे और एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। यानी कि ओटोमन साम्राज्य है उससे सभी देश अलग अलग होने लगते हैं, यानी सभी क्या चाहते हैं, अलग स्वतंत्रता चाहते हैं। बाल्कन जो लोग हैं उन्होंने आज़ादी और राजनीतिक जो अधिकार है उनके अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार बना लिया था। और उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात देखें तो विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन करके उसके बाद क्या हुआ कि जो विदेशी शक्तियाँ थी उन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। विदेशी शक्तियों ने
अधीन कर लिया और अंत में देखें तो बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे राष्ट्र है वो अपने अपने समूह बनाने लगे, अलग अलग क्षेत्र बनाने लगे, तो बाल्कन जो क्षेत्र था यानी जो पूरा क्षेत्र जिसमें ये देश शामिल थे उनमें गहरे टकराव की स्थिति आ जाती है और बाल्कन राज्य एक दूसरे की जो बारी ईर्ष्या करने लगते हैं, यानी एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या करने लगता और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके यानी कि उम्मीद रखता है, यानी कि वो देश है वो आपस में क्या चाहते हैं कि अपना इलाका क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। और परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगती है, यानी कि जो देश है वो 2 देश कहीं 3 देश मिल जाते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होने लगती है। और इस समय जो यूरोपीय शक्तियां हैं उनके बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैनिक ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी उनमें कंपटीशन होने लगता है। और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आती है और रूसी, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रियो हंगरी उसकी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी, यानी ये क्या थी, यहाँ पर मुख्य शक्तियाँ थी जो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे और इससे इस इलाके में कई युद्ध भी होते हैं और अंत में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध, ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यूरोप में किस प्रकार की स्थिति थी वहाँ पर और किस प्रकार साम्राज्यवाद की भावना पनपती है और प्रथम विश्व युद्ध का रूप लेती है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद है वो 1914 में यूरोप का महाविपदा की ओर ले जाता है। कौन है, साम्राज्यवाद है वो राष्ट्रवाद के साथ शामिल हो जाता है, यानी लोग हैं वो क्या करते हैं, देश है वो एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ रहे थे, अपने अधीन कर रहे थे और वो राष्ट्रवाद का साथ में क्या ले रहे थे, राष्ट्रवाद का रूप ले रहे थे कि हम आज़ादी पाना चाहते हैं इसके लिए। और 1914 में यूरोप को महाविपदा में डाल देते हैं ये चीज़ें। लेकिन इस बीच देखें तो विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था साम्राज्य प्रभुत्व का विरोध करने लगते हैं और इस तरह जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए उसी अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यानी कि वो संघर्ष कर रहे थे किसके लिए, राष्ट्र राज्य, अलग राज्य बनाने के लिए। और वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर रखा था, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए वह अतः स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया जाता है। आज अब ये चैप्टर अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद।